मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूं जिसे हम प्रायः रोज ही अखबारों में या अपने समाज में देखते हैं, और अगर संवेदनशील हुए तो सोचने लगते हैं कि क्या सामाजिक और पारिवारिक ताना बाना, जिसके लिए भारत बहुत ही सुप्रसिद्ध रहा है। हम संयुक्त परिवार की बड़ी चर्चा किया करते थे और खुश होते थे कि संयुक्त परिवार के लोग हैं। अभी अखबारों में निकलता है, बहुत सारे लोग साथ रहते हैं, लेकिन ये सोचने लगते हैं क्या यह जो सामाजिक ताना बना है और पारिवारिक ताना बना है, क्या उसमें कुछ विचलन हो रहा है? क्या वो टूट रहा है, टूटने लगा है? मैं जिस घटना के बारे में अपनी बात शुरू करूंगा और उससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं जो आपके भी अभिज्ञान में होंगी, जो मैंने भी अखबारों में देखे हैं, कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी है। शायद आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे भाई 140 करोड़ के देश में कुछ चीज़ें होती रहती हैं, मार्जिनल कह के हम आगे बढ़ जाएंगे, उसको नकार देंगे। लेकिन शायद अगर हम वस्तु स्थिति को वस्तुगत तरीके से देखना शुरू करेंगे तो नकारना मुश्किल हो जाएगा। आज के समाचार पत्रों में मैंने एक दिल दहलाने वाली खबर पढ़ी। वो खबर यह है कि 2 बेटों की प्रताड़ना से तंग आकर एक दंपत्ति ने पटना जिले में गंगा में छलांग लगा दी। उनकी जो श्रीमती हैं, बूढ़ी महिला, वे तो बह गई गंगा की तेज धार में। आज की तारीख में गंगा उफनाई हुई हैं, काफ़ी तेज धार चल रही है, लेकिन स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से पिता को बचा लिया। और उन्होंने जो बात बताई वो वास्तव में, जो मैंने कहा दिल दहलाने वाली, वो दिल दहलाने वाली है। कहती मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ने जो गांव की मेरी ज़मीन है उसको बेच दिया है, मुझे खाना भी नहीं देते, मुझे प्रताड़ित करते रहते हैं, और हम दोनों प्राणी ने तय किया कि बेहतर है कि ऐसा जीने से बेहतर है कि हम अपनी यह लीला समाप्त कर दें। सोचा जाए, श्रवण कुमार की परंपरा हमारे यहाँ है। कहा जाता है कि बेटा ही मुखाग्नि देगा और तब आपका कल्याण होगा, तब आप जाएंगे, स्वर्ग में रहेंगे। और जब बेटे पैदा होते हैं तो हम लोग बजाते हैं, थाली बजाते हैं। बेटी पैदा होने पे मूर्धनी सी छा जाती है। और उन बेटों की जो करामात है वो इस रूप में आई। वो अकेली घटना नहीं है, अखबारों में इस तरह की घटनाएं देखने सुनने को मिल जाती हैं। कुछ घटनाएं सरफेस पे आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। मैंने बहुत पहले अखबार में पढ़ा था कि एक वृद्धा महिला मुंबई की हैं, थी कहना उचित होगा। उनका जो बेटा है वो विदेश में नौकरी करता था, बेटियों की शादी हो गई थी, वो भी शायद विदेश में चली गई थी। पिछले 6 महीने से बेटा उनको फ़ोन करता था, लेकिन फ़ोन का कोई उत्तर नहीं आता था। तो वो आया बम्बई और पता चला कि जिस फ्लैट में वह वृद्धा रहती थी, उनके पति नहीं थे, उसमें पिछले 6 महीने से भी ज़्यादा समय से वो मृत पड़ी थी। उनकी लाश से बदबू आ रही थी। मोहल्ले के लोगों को भी शायद इससे मतलब नहीं रहा होगा कि उनका क्यों बंद है फ्लैट, और वो कंकाल की शक्ल में, बदबूदार लाश की शक्ल में पड़ी हुई थी। मैं एक ऐसा केस जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। हमारे एक मित्र हैं, बड़े पद पर थे, सेवानिवृत्त हैं। उनके ससुर जी डीएसपी से रिटायर हुए। उनका एक पुत्र है और एक पुत्री भी है। पुत्र ने बहुत पहले उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया था, और वो पढ़ाई के सिलसिले में पिता के खर्चे से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चला गया था, और वहीं पर दिल्ली में कुछ करता है, क्या करता है मैं नहीं जानता। जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ, वो बेटे की आस लगाए बैठी थी, बेटा नहीं आया। जब
पिता का देहांत हुआ, बेटा नहीं आया, और हालात ऐसे पैदा हो गए कि जो उनकी बेटी है और उस बेटी की बेटियां और दामाद हैं और जो अन्य गांव के लोग हैं, उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया। सोचिए, बेटियां आमतौर से अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेती हैं, लेकिन मेरे मित्र प्रगतिशील विचारों के लोग हैं और वो बाकायदा अर्थी लेकर के बेटी और उनकी बेटियां, बेटी की बेटियां यानी उनकी नतनियां, वो घाट तक गई। कई बार ये खबरें आती हैं कि जो वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम बने हुए हैं लोगों के लिए, खास करके बड़े शहरों में बने हुए हैं, छोटे शहरों में भी होंगे, जो सक्षम बच्चे हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वे अपने माता पिता को उन वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं। उनके घर में, उनके अपने घर में उस पिता को, उस माँ को जगह नहीं मिलती, भले वो हिंदुस्तानी में क्यों नहीं हो, जगह नहीं मिलती जिस माता पिता ने बहुत ही, कहा जाए तो, कलेजा काट करके उनको आगे बढ़ाया था, उनको इस काबिल बनाया था कि वो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ सके। फिल्मों में भी बातें देखने को मिलती थी, तो मैं समझता था कि तो फिल्मी कहानियां हैं, लेकिन ये हकीकत में भी है। मैं एक केस जानता हूं और जिसमें पिता की बहुत पहले मृत्यु हुई। वे एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हुआ करते थे। माँ अकेली बच गई। जब माँ की मृत्यु हुई तो उनका एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है और एक बेटा बेंगलोर में रहता है और बेटियां भी हैं। कोई सुध लेने नहीं आया। उनकी लाश यानी डेड बॉडी एक बड़े से घर में, एक कमरे में पड़ी रही। एक वहाँ पे उनके पास सेवक था, उसने सबको फ़ोन भी किया, लेकिन किसी ने कहा छोड़ो अब क्या। बाद में ज्ञात हुआ कि 4-5 दिनों तक जब ऐसी स्थिति रही तो पड़ोसियों ने उनको मिल करके और उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध किया। ऑस्ट्रेलिया वाले बेटे ने जरूर उन पर दया किया। उन्होंने अपने एक दोस्त को, मित्र को, जो उसी शहर के बाशिंदे हैं, कहा कि जरा देख ले यार, माँ को ऐसा कुछ हो गया। और उस प्रोफेसर की दिवंगत पत्नी, जब बच्चे पैदा हुए होंगे, सोचिए क्या खुशी मनाई गई होगी। उसका किसी तरीके से अंतिम संस्कार हो सका। एक घटना भी और प्रकाश में आई है पटना में। माँ शिक्षिका है, पिता की हार्डवेयर की दुकान है और बेटा क्रिमिनल हो गया है। अब अंदाज लगाइए कि जो क्रिमिनोलॉजी पढ़ने वाले लोग हैं वे तो कहते हैं कि साहब जो गरीबी क्राइम का बहुत बड़ा कारण, और है भी, एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है क्राइम का। लेकिन एक अच्छे भले घर में पला बढ़ा नौजवान पिस्तौल लेकर के एक अस्पताल में जाता है अपने अन्य साथियों के साथ और एक दूसरे क्रिमिनल को भून देता है। इसलिए मुझे लगता है कि ज़रा इन मानवीय रिश्तों के बारे में, समाज के टूटते ताने बाने के बारे में सोचने की आवश्यकता है। हम ये कह के नहीं इतिश्री कर सकते हैं कि अरे भाई 140 करोड़ के देश में कुछ घटनाएं हो रही हैं। माँ बाप को अगर प्रताड़ित नहीं भी करते हैं तो निगलेक्ट करने की घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ बाप को अपने साथ रखते नहीं। माँ बाप गांव में हैं और बच्चे अपना शहर में मौज कर रहे हैं। कभी कभी आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि यदि घर में ज़मीन हो तो ज़मीन को तो देखना होता है, बेचना होता है माँ बाप के जाने के बाद। हम कहाँ पहुँच गए हैं? कानून बने हुए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद पत्नियों के द्वारा, कुछ पत्नियों के द्वारा, सबके द्वारा तो नहीं कहूँगा, पतियों के हत्या की खबरें आए दिन आती रहती हैं। जो घटना शिलोंग में हुई, इंदौर के दंपत्ति वाली, उसके बाद से मैं देखता हूँ अखबारों में प्रायः ये सूचनाएं, ये खबरें, घटनाएं
जो दबी छुपी रह जाती थी वो निकल रही है। पति तो पत्नियों को जला के मारते ही रहे हैं दहेज के लिए, या बच्चा पैदा नहीं हो रहा इसकी वजह से, लड़का पैदा नहीं हो रहा इसकी वजह से। क्या लोगों को समाज में अब कैसे वो रहेंगे, इस बात का भी डर खत्म हो गया। क्या समाज एक दूसरे को नसीहत भी देने की स्थिति में नहीं है? क्या समाज इस हालत में नहीं है कि अपने दबाव के कारण जो नॉर्म्स चले आ रहे हैं, जो समझाने बुझाने के नाम चले आ रहे हैं, उनका पालन करे? माँ बाप के लिए भी कानून बने हुए हैं, उनके भरण पोषण का कानून। ये कानून लगता है कि किताबों में है, हमारे अंदर उतरे नहीं है। अगर यही हालत रही तो हम लोग जो वसुधैव कुटुंबकम पर गर्व करते आ रहे हैं, इस शब्द पर, इस श्लोक पर, अपने घर में ही, अपने कुटुंब में ही प्रेम का संहार कर देंगे, आदर का संहार कर देंगे, स्नेह का संहार कर देंगे, और मशीन बनते चले जाएंगे, जिसको अस्तित्ववादी दर्शन में डिह्यूमनाइजेशन कहा जाता है। हम डिह्यूमनाइज्ड होते चले जाएंगे और चले जा रहे हैं। पड़ोसी के प्रति तो हम उस तरीके की सहानुभूति, उस तरह की अनुभूति नहीं रखते। अब अपने परिवार में भी अगर स्थिति उत्पन्न हो गई है तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालात पैदा होंगे आने वाले मशीनी युग में। क्योंकि मशीनीकरण भी तेज़ी के साथ फैलता जा रहा है, भौतिकवाद अपने नग्न रूप में सामने है, और इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। तो मित्रों, मैंने सोचा कि जो विचार मेरे मन में उस दंपत्ति के गंगा में छलांग लगाने के बाद उत्पन्न हुए, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो सुनने को आ रही हैं, इसको आपके साथ शेयर किया जाए। आप भी अपने आसपास के समाज में देखें, अगर है तो सामाजिक प्राणी के रूप में हमें संबंधित को समझा बुझा करके रिश्तों का आदर करने, सामाजिकता को समझने और मनुष्य बने रहने के लिए हम आग्रह कर सकते हैं। अगर हम नहीं आग्रह करेंगे, ताना बाना टूट जाएगा, तो हम पुनः सभ्य कहलाने के बावजूद, सभ्य कहे जाने की इच्छाओं के बावजूद सभ्य तो नहीं ही रह जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।